हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की, क्लॉसियस स्टेटमेंट की, एंट्रोपी के बारे में। और एंट्रोपी का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पहले बात करते हैं व्हाट इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ओके, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब देखिए स्टूडेंट, इसको बोलते हैं केपी स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन which can convert heat into work 100% work done, okay। It is impossible to construct a machine which can convert heat into 100% work done। कहने का मीनिंग क्या है ये। अब एग्जांपल है, कई बार स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी रहती है कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ये है अपने पास में, dq बराबर du प्लस में dw, ओके। तो स्टूडेंट कहते हैं कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, अब देखिए स्टूडेंट, प्रोसेस कैसा है आइसोथर्मल, तो T क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। और अब हमें पता है कि U इज फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। नाउ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस du कितना होगा, 0। अब जब du 0 होगा तो ऊपर क्या आ गया, dq बराबर dw। तो इसके हिसाब से तो ये होगा कि जितनी हीट होगी उतना ही वर्क डन होगा। परंतु ये स्टेटमेंट, ये जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस है, ये भी इस लॉ को, इस स्टेटमेंट को वायलेट नहीं करता है। बिकॉज देखिए, जब एक्सपेंशन होगा किसी आइडियल गैस का, देन डेफिनेटली स्टेट चेंजेस, so isothermal expansion of an ideal gas or isothermal compression of an ideal gas does not violate the KP statement। so KP statement को अपने को याद करना है। क्या स्टेटमेंट है कि कोई भी ऐसी मशीन नहीं है अपने पास में जो हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर सके। कहने का मीनिंग कुछ ना कुछ चेंज इन इंटरनल एनर्जी जरूर प्रोड्यूस होगा। विदाउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके, ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है द क्लॉसियस स्टेटमेंट। नेक्स्ट है नंबर 2 द क्लॉसियस स्टेटमेंट। द क्लॉसियस स्टेटमेंट, अब ये क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहती है, देखो इसको भी इजीली याद कर सकते हैं। इसका फर्स्ट वर्ड क्या है, सी से स्टार्ट होता है। तो क्या क्या है इसका मीनिंग, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट, टू ट्रांसफर heat from a colder body to hotter body spontaneously। स्पॉन्टेनियसली का मीनिंग स्टूडेंट, अपने आप हीट कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ फ्लो नहीं हो सकती। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है ना स्टूडेंट। अब एग्जांपल हमने कल रेफ्रिजरेटर पढ़ा था। अब रेफ्रिजरेटर में क्या था, इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो एक्चुअल में क्या है कि फ्रीज के अंदर से अपने को हीट रिमूव करनी है सराउंडिंग को। अब फ्रीज कैसा है, फ्रीज के इंटरनल पार्ट ऑफ फ्रीज इज कोल्डर बॉडी, क्योंकि फ्रिज के अंदर का तापमान कम रहता है। सो इंटरनल पार्ट इज लाइक ए कोल्डर बॉडी, ओके स्टूडेंट, कोल्डर बॉडी। और सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग ऑफ फ्रीज इज बिहेव लाइक ए हॉटर बॉडी। अब देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है,
इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। अब रेफ्रिजरेटर के अंदर ऐसा प्रोसेस जरूर हो रहा है, पर रेफ्रिजरेटर में जो प्रोसेस हो रहा है ये विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, विद हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। और वो कौन है? वर्किंग सब्सटेंस है वो एक्सटर्नल एजेंसी। तो कहने का मीनिंग ये जो प्रोसेस है ये कभी भी अपने आप नहीं हो सकता। अगर हाँ पॉसिबल है ये विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सब्सटेंस, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्किंग सब्सटेंस, एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से हम हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। सो रेफ्रिजरेटर भी इस स्टेटमेंट को वायलेट नहीं करता है। तो दोनों बातें अपने को ध्यान में रखनी स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं एंट्रोपी की इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। देखिए एंट्रोपी, एंट्रोपी, एंट्रोपी का सिंबल एस है एक्चुअल में। ओके, एंट्रोपी का मीनिंग क्या है? एंट्रोपी का मीनिंग है द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस, रैंडमनेस। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसका मीनिंग, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो स्टेट हैं, एक सॉलिड स्टेट है और एक गैस स्टेट है वर्सेस गैस स्टेट। अब देखिए सॉलिड स्टेट में पार्टिकल कैसे हैं? पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, ओके, और इन गैसेस स्टेट पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट, सो दे आर इजीली मूवेबल। यहाँ पे क्या है? उनके लिए मूवमेंट इजीली पॉसिबल है और यहाँ पे मूवमेंट इजीली पॉसिबल नहीं है। सो डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इज मैक्सिमम हियर। सो इन केस ऑफ गैस स्टेट एंट्रोपी इज आल्सो मैक्सिमम एंड इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट एंट्रोपी इज मिनिमम। ओके, और लिक्विड में क्या रहता है? लिक्विड में एंट्रोपी का जो डिग्री है वो गैसेस से कम होता है और सॉलिड स्टेट से ज्यादा होता है स्टूडेंट। Right now, what is the meaning of this word? This is actually small change in entropy. Small change in entropy. Small change in entropy. Okay, and this word represents large change in entropy. Large change in entropy. ठीक है ना स्टूडेंट। अभी देखिए स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी और लार्ज चेंज इन एंट्रोपी का क्या मीनिंग है, तो वो समझाता हूं आपको मैं। एक्चुअल में एंट्रोपी का सिंबल क्या है? डीएस, चेंज इन एंट्रोपी, और स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी ये होता है डी के ऊपर में टी। इसका मीनिंग क्या है? इफ यू प्रोवाइड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट टू द सिस्टम देन द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू डी के ऊपर में टी एट दैट टेम्परेचर। कहने का मीनिंग क्या है? किसी टेम्परेचर टी के ऊपर मैंने किसी सिस्टम को इतनी हीट प्रोवाइड की है, ओके, देन चेंज इन एंट्रोपी कितना आया? डीएस इक्वल्स टू डी के ऊपर में टी। ओके स्टूडेंट। अब ये जो एंट्रोपी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है ना। अब पॉजिटिव कब होगी? इफ हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम, अगर हीट हमने सिस्टम को प्रोवाइड की है। इफ हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम, इफ हीट इज ट्रांसफर्ड टू सिस्टम, टू सिस्टम, ओके। नेगेटिव कब होगी? इफ हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, इफ हीट इज रिजेक्टेड बाय सिस्टम, रिजेक्टेड बाय सिस्टम, ओके। और जीरो कब होगी? देखिए स्टूडेंट, टेम्परेचर तो जीरो नहीं हो सकता। अब डीक्यू कब जीरो होता है? फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर ए एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है। नाउ अब ये क्या है? दिस इज द स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी। कहने का मीनिंग इफ वी प्रोवाइड स्मॉल हीट टू द सिस्टम देन द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दैट सिस्टम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब इसकी यूनिट क्या होंगी? यूनिट्स। देखिए हीट की यूनिट क्या होती है? कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। और स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात क्या है? 1 कैलोरी इक्वल्स टू
4.2 जूल या 4.18 जूल। ओके नाउ अब हम बात करते हैं कि लार्ज चेंज इन एंट्रोपी के लिए क्या करेंगे हम। ओके देखिए, लार्ज चेंज इन एंट्रोपी के लिए हमेशा स्मॉल चेंज का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर। तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन में t फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल टेम्परेचर। ठीक है ना। तो स्मॉल चेंज के लिए ऑलवेज क्या होगा, अभी देखिए मैं आपको समझाता हूं इसके अंदर। लार्ज चेंज में इंटीग्रेशन हमेशा स्मॉल चेंज में फॉर्मूले में ये प्रूव करेंगे ds बराबर dq अपॉन t। तो देखिए क्या क्या मीनिंग है, मेरे पास सपोज करो कोई लिक्विड है, आई हैव ए लिक्विड, इसका मास क्या है, मास स्मॉल m एंड उसकी स्पेसिफिक हीट है C, लिक्विड की स्पेसिफिक हीट C गिवन है। तो स्मॉल चेंज की बात करूं अगर मैं, स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी, तो स्मॉल चेंज की अगर बात करूं तो ds की बात करूं मैं, और वो क्या होगा dq अपॉन में t। और अगर लार्ज चेंज की बात करूं मैं, फॉर मैक्सिमम चेंज, फॉर लार्ज चेंज की बात अगर करूं मैं, तो वो क्या होगा, कैपिटल चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, मैक्सिमम चेंज इन एंट्रोपी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dq। अब देखिए स्टूडेंट, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू dq बाई mc m dt। तो यहां से क्या फॉर्मूला आया, dq बराबर mc dt, mc dt। तो यहां फॉर्मूला पुट करूंगा mc dt अपॉन में t, और यहां क्या फॉर्मूला बनेगा, mc dt अपॉन में t का इंटीग्रेशन। नाउ अब बात यह है कि लिक्विड का टेम्परेचर पहले तो मान लिया, सपोज कर लिया मैंने 20 डिग्री सेल्सियस था, और अब उसका हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। अब कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज ए लार्ज चेंज, सो दिस इज ए लार्ज चेंज, एंड फॉर लार्ज चेंज वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। मास कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, dt अपॉन t का क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ t, और लिमिट क्या होगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग केल्विन में टेम्परेचर को बदल दो 293 केल्विन, और इसके कोरस्पॉन्डिंग 323 केल्विन, 273 जोड़ देंगे 50 के अंदर हम लोग। ठीक है ना स्टूडेंट। तो क्या है, जब चेंज क्या हो, मैक्सिमम हो, देन डेफिनेटली चेंज इन एंट्रोपी इज आल्सो मैक्सिमम। ठीक है ना स्टूडेंट। ओके, अब बात करते हैं हम आगे, कार्नोट इंजन की बात करते हैं। ठीक है, कार्नोट इंजन में हमने एक ग्राफ पढ़ा था पीवी स्केल के अंदर, पीवी डायग्राम के अंदर एक ग्राफ पढ़ा था। अगर उसी ग्राफ को डिफरेंट स्केल में ट्रेस करना हो कार्नोट साइकिल को, देन कैसे ट्रेस करेंगे वो चेक करते हैं। ठीक है, तो उस ग्राफ का नाम है इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर फिगर, इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम ऑफ इंडिकेटर डायग्राम ऑफ ए कार्नोट साइकिल, ऑफ ए कार्नोट साइकिल। ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम ऑफ ए कार्नोट साइकिल। तो देखिए, अब इंडिकेटर डायग्राम का मीनिंग है टीएस डायग्राम और एसटी डायग्राम। आइदर इसको टीएस डायग्राम बोलेंगे या फिर एसटी डायग्राम बोलेंगे स्टूडेंट। तो देखिए टीएस और एसटी डायग्राम। अब उससे पहले कार्नोट साइकिल जो है वो 4 डिफरेंट प्रोसेसेस से के कॉम्बिनेशन से बनी है कार्नोट साइकिल। और वो क्या है सारे प्रोसेस, दैट प्रोसेसेस आर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ओके, दूसरा प्रोसेस है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। थर्ड प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेशन। और फोर्थ प्रोसेस है स्टूडेंट, लास्ट प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, अब देखिए जब बात कर रहे हैं टीएस की तो एक वर्ड है एंट्रोपी, और एंट्रोपी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है डीएस बराबर डीक्यू अपॉन टी, एंड फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डीक्यू इक्वल्स टू डीयू प्लस में पीडीवी, डीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू कितना होता है पीडीवी अपॉन में टी सू। अब देखिए कार्नोट साइकिल का जो वर्किंग सब्सटेंस कौन था, आइडियल गैस थी। कौन है, आइडियल गैस है वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है ना। तो पहले मैं टीएस डायग्राम मैं करवाता हूं आपको, और एसटी डायग्राम आप खुद करोगे स्टूडेंट।
दिस इज टीएस डायग्राम फॉर ए आइडियल गैस ऑफ ए कार्नोट साइकिल, है ना। अब देखिए मैं किसी एक पॉइंट सपोज कर लिया, मैंने किसी इस पॉइंट के ऊपर मैं इनिशियल पॉइंट के ऊपर हूं, और वो पॉइंट कौन है, ये है इस प्लेन के अंदर, टीएस प्लेन में, ठीक है ना स्टूडेंट। नाउ अब आती है कि फर्स्ट प्रोसेस कौन है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब फॉर आइडियल गैस u इज फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर, u is function of only temperature. Now for isothermal compressor expansion du is 0 because in this case temperature remains constant, so u is also constant, so du is 0 here. Now expansion अगर प्रोसेस है तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा देन dq इंक्रीज होगा, और अगर dq इंक्रीज हो रहा है देन एंट्रोपी आल्सो इंक्रीजेस, देन एंट्रोपी आल्सो इंक्रीजेस। अब देखिए, अब एंट्रोपी इंक्रीज होने का मीनिंग, अब बात ये है कि भाई कर्व का नेचर किस प्रकार होगा। देखिए ये तो 0 हो गया है, अब जितना dv बढ़ेगा उतना ds बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर तो फिक्स है और प्रेशर के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग। सो जितना dv बढ़ेगा उतना ही ds बढ़ेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। सो किस प्रकार इंक्रीज होगा ये, अब देखिए इस पे क्या है, टेम्परेचर क्या है अपना फिक्स है, तो एंट्रोपी क्या होना चाहिए, एंट्रोपी क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो एंट्रोपी किस प्रकार इंक्रीज करेगा, अगर आप इनिशियल पॉइंट आपका ये पॉइंट है तो एंट्रोपी इस प्रकार इंक्रीज करेगा, ठीक है। टीएस डायग्राम के अंदर कौन है, फर्स्ट प्रोसेस आइसोथर्मल। देखो तो मैं ए से बी गया, ये फर्स्ट कर्व है आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर्व। सो ड्यूरिंग एक्सपेंशन वॉल्यूम इंक्रीजेस तो एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी। देखो पर इसके कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या है, फिक्स है, सेम है। नाउ सेकंड है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डीक्यू कितना होता है, 0, सो डीएस आल्सो 0, बट इन एक्सपेंशन प्रोसेस टेम्परेचर डिक्रीजेस। सो सेकंड पॉइंट क्या आएगा अपना, टेम्परेचर डिक्रीज, ऊपर तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और नीचे की तरफ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट। तो दिस इज कर्व नंबर फर्स्ट, दिस इज कर्व नंबर सेकंड। अब हमेशा थर्ड और फोर्थ प्रोसेस अपोजिट है फर्स्ट एंड सेकंड के रेस्पेक्टिवली। कहने का मीनिंग क्या है, अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करूं मैं, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, पर कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस देन dq आल्सो डिक्रीजेस, देन एंट्रोपी आल्सो डिक्रीजेस। तो एंट्रोपी डिक्रीज कैसे होगी, अब ये एंट्रोपी थी, इस पे एंट्रोपी किस प्रकार डिक्रीज होगी, इस लाइन में, ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात कर रहा हूं तो एडियाबैटिक प्रोसेस में dq 0 है तो ds भी कितना होगा, 0। ds 0 होने का मीनिंग s इज कांस्टेंट, एंट्रोपी डज नॉट चेंज, बट एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीजेस, सो कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीजेस। और टेम्परेचर किस प्रकार इंक्रीज करेगा, लाइक दिस। तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके, ठीक है ना। सो एक बात ये भी है स्टूडेंट, हमेशा हमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। थर्ड और फोर्थ तो अपोजिट होंगे दोनों के, अगर एक इस प्रकार इंक्रीज किया तो दूसरा अपोजिट होगा, एक इस प्रकार डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज करेगा। तो स्टूडेंट आप खुद अपने आप एसटी डायग्राम को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो एसटी डायग्राम में पहले क्या चेक करेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन उसको ट्रेस करेंगे लाइन को, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन उसको ट्रेस करेंगे, और बाकी दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, उन दोनों को हम उनके अपोजिट मैच कर देंगे और साइकिल क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे स्टूडेंट। तो कोई पूछे आपसे तो टीएस डायग्राम क्या है, इज लाइक ए स्क्वायर और ए रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो देखो रेक्टेंगल स्क्वायर की फॉर्म में बना है तो क्या होगा, तो स्क्वायर होगा एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए स्टूडेंट कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो एंट्रोपी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है और बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन एंट्रोपी, न्यूमेरिकल्स हैं
ठीक है, तो पहला एक न्यूमेरिकल है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। क्या न्यूमेरिकल है कि अपने को क्या निकालना है, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी, कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए लिक्विड, ऑफ ए लिक्विड ऑफ मास m एंड स्पेसिफिक हीट c। c क्या है, उसकी स्पेसिफिक हीट गिवन है, सच दैट टेम्परेचर इज चेंजिंग फ्रॉम T1 टू T2 और T2 इज ग्रेटर देन T1। टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया है T1 से T2। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमें पता है कि ये मान लीजिए सपोज 10 डिग्री था, अभी 30 डिग्री कर दिया, ठीक है ना। सो दिस इज लार्ज चेंज। या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करें T2 पे, तो T2 ग्रेटर देन T1 है, देन आल्सो लार्ज चेंज, ठीक है ना। अब देखिए इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, dq अपॉन में mdt। दिस इंप्लाइज dq इक्वल्स टू mc dt। नाउ हम जानते हैं स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी कितना होता है, ds इक्वल्स टू dq ओवर t। अब dq कितना है, mc dt ओवर t। लार्ज चेंज निकालना अपने को, तो क्या आएगा, स्मॉल चेंज का इंटीग्रेशन, मास ऑफ c क्या है, कांस्टेंट, dt ओवर t। लिमिट क्या है, फ्रॉम T1 टू T2। दिस इज इक्वल्स टू mc नेचुरल लॉग ऑफ T2 अपॉन में T1, क्योंकि फॉर्मूले में क्या बनेगा, mc नेचुरल लॉग ऑफ T2 माइनस में नेचुरल लॉग ऑफ T1, एंड नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x बाई y। सिमिलरली नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस में नेचुरल लॉग ऑफ y क्या होता है, इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो यही फॉर्मूला स्टूडेंट हमने यूज किया है। अब देखिए अगर टेम्परेचर्स की वैल्यू गिवन हो तो 30 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग कितना केल्विन बनेगा, 273 प्लस में 30, 303 केल्विन, और ये क्या बनेगा 283 केल्विन। वैल्यूज बुक कर देंगे, आंसर निकाल देंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब की बार क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अब की बार निकालेंगे हम, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चेक करते हैं। इंपॉर्टेंट भी है ये, लिख भी देता हूं अलग से। मैंने आपको बताया था कि कैलोरीमेट्री के प्रॉब्लम्स एंट्रोपी प्रॉब्लम्स में जरूर इंटरफेयर करेंगे, ओके। तो अगर मिक्सिंग प्रॉब्लम्स हमसे पूछे, अब जो प्रॉब्लम करवा रहा हूं ये मिक्सिंग प्रॉब्लम है, मिक्सिंग प्रॉब्लम्स हैं ये, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास दो लिक्विड है, दिस इज लिक्विड नंबर 1, दिस इज लिक्विड नंबर 2, ओके। अब इन मिक्सिंग प्रॉब्लम्स को पढ़ने से पहले मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ओके स्टूडेंट। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। तो मैं इसके नीचे लिख दिया यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस का मीनिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। कहने का मीनिंग यूनिवर्स की एंट्रोपी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, इट मींस यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग डे बाय डे, ओके। नाउ अब यूनिवर्स किस से मिलकर बना है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलकर बना है। तो इसी स्टेटमेंट को अनदर स्टेटमेंट में क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ओके, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हियर ग्रेटर देन साइन इज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, इज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। एंड इक्वल टू साइन एग्जिस्ट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, इक्वल टू साइन एग्जिस्ट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब स्टूडेंट नेचर में एक भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, इट मीन्स यूनिवर्स के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं सारे प्रैक्टिकली कैसे हैं, इरिवर्सिबल। सो वी कैन से दैट द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस,
ओके स्टूडेंट। नाउ अब मेन बात ये है हाँ कि हमेशा प्रैक्टिकल पर्पज के लिए, हमेशा प्रैक्टिकल प्रोसेस के लिए, ये अगर प्रैक्टिकल प्रोसेस का मीनिंग हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रोसेस सारे क्या हैं, इरिवर्सिबल हैं, तो हमेशा प्रैक्टिकल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो होगा। कहने का मीनिंग इन दोनों का जोड़ हमेशा जीरो से बड़ा मिलेगा। यूं भी कह सकता हूं अगर सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हुई तो सराउंडिंग की उससे ज्यादा इंक्रीज होगी, और सिस्टम की एंट्रोपी अगर इंक्रीज हुई तो सराउंडिंग की एंट्रोपी या तो जीरो होगी या स्मॉल डिक्रीज होगी। ठीक है ना स्टूडेंट। नाउ अब हमें कंबाइंड फॉर्म को समझा देता हूं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कंबाइंड फॉर्म। अब देखो सेकंड लॉ क्या है, ds बराबर dq ओवर dq और t। दिस इंप्लाइज dq कितना आया, tds। अब हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ क्या कहता है मैथमेटिकली, dq इक्वल्स टू du प्लस में dw। ओके, dq की वैल्यू पुट कर दो, tds इक्वल्स टू du प्लस में pdv। दिस मैथमेटिकल इक्वेशन इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि सेकंड लॉ में कौन आता है, एंट्रोपी, और फर्स्ट लॉ में कौन आता है, यू एंड वर्क डन। सो दिस इज द कंबाइंड फॉर्म। ठीक है ना स्टूडेंट। अब बात करते हैं मिक्सिंग प्रॉब्लम्स की, और मिक्सिंग प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। अब बात क्या करते हैं कि मेरे पास दो लिक्विड हैं और दोनों को इंसुलेट किया गया है। सो दिस इज इंसुलेटेड चैम्बर, इंसुलेटेड चैम्बर। ठीक है, दिस इज इंसुलेटेड चैम्बर। ठीक है ना। दिस इज लिक्विड वन ऑफ मास m एंड दिस इज लिक्विड ऑफ सेम मास m। ओके, दोनों सेम लिक्विड हैं तो बोथ हैविंग स्पेसिफिक हीट C। अब जब दोनों का नेचर सेम है तो स्पेसिफिक हीट उनकी सेम होगी, परंतु एक लिक्विड टेम्परेचर T1 के ऊपर है और दूसरा लिक्विड टेम्परेचर T2 के ऊपर है। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया, आपकी बात, दोनों को मिक्स कर दिया है और कह रहा है कि सिस्टम किसमें है, अब थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो फाइंड आउट चेंज इन एंट्रोपी, फाइंड आउट चेंज इन एंट्रोपी। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो बॉक्स के अंदर है उसका नाम मैंने सिस्टम दिया, और जो बॉक्स के बाहर कौन है, सराउंडिंग। अब सराउंडिंग का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि चैम्बर कैसा है, इंसुलेटेड। तो चैम्बर अगर इंसुलेटेड है तो सराउंडिंग इसके अंदर कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या रहेगी, ds इक्वल्स टू डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल्स टू 0। अब सिस्टम किससे मिलकर बना है, दो पार्ट से, फर्स्ट लिक्विड एंड सेकेंड लिक्विड, दोनों को मिक्स कर रहे हैं भाई। ओके, तो मैंने मान लिया इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, और T1 छोटा है T2 की बजाय, है ना। तो जब टेम्परेचर सेकेंड का हाई है तो हीट कहाँ से फ्लो करेगी, 2 से 1 के अंदर हीट फ्लो करेगी। अब जब टेम्परेचर इसका ज़्यादा है इसका कम है तो एक टाइम पे थर्मल इक्विलिब्रियम भी होगा, और उनका फाइनल टेम्परेचर मैंने TF नोट कर दिया भाई। क्या आ गया, फाइनल टेम्परेचर TF आ गया। और अब देखो जो फाइनल टेम्परेचर TF आया है वो क्या करेगा, T1 और T2 के बीच में लाई करेगा, हमें पता है इस बात का। तो ठीक है ना। नाउ तो मैं निकालूंगा डेल्टा एस सिस्टम, वो क्या होगा, डेल्टा एस फर्स्ट लिक्विड प्लस डेल्टा एस सेकेंड लिक्विड। ओके, अब डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या है, MC नेचुरल लॉग ऑफ, ये ऐसे लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर t प्लस MC इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर t। देखिए फर्स्ट का टेम्परेचर इनिशियल T1, फाइनल हमें नहीं पता, उसको मैंने TF माना। इसका इनिशियल टेम्परेचर T2, फाइनल टेम्परेचर हमें नहीं पता, उसको TF माना। उसी फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला पीछे यूज किया हम लोगों ने। अब देखिए क्या आया, MC बाहर आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ TF ओवर T1, नेचुरल लॉग ऑफ TF ओवर T1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ TF ओवर T2। ठीक है ना स्टूडेंट। नाउ दिस इंप्लाइज डेल्टा एस सिस्टम कितना बना, MC कॉमन आ गया,
नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ ए इंटू बी। नेचुरल लॉग ऑफ ए इंटू बी को तो क्या आएगा? टी एफ स्क्वायर। नेचुरल लॉग ऑफ टी एफ स्क्वायर अपॉन में T1 T2, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं एम सी नेचुरल लॉग ऑफ टी एफ अपॉन में अंडर रूट T1 T2 कंप्लीट का स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने इसका रूट ले लिया और उसका स्क्वायर कर दिया तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अभी अब क्या बन गया है? नाउ दिस इंप्लाइज नेचुरल लॉग में अगर पावर हो तो कहाँ आएगी? वो आगे आएगी। तो डेल्टा एस सिस्टम कितना आ गया? 2mc नेचुरल लॉग ऑफ टी एफ ओवर T1 T2 का अंडर रूट, ठीक है ना। अब बात आती है कि टी एफ कितना होगा और टी एफ को किससे सोल्व करेंगे? फाइनल टेम्परेचर इज द एप्लीकेशन ऑफ द कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। अब कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल की हेल्प से फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब देखिए कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल की मैंने 3 केस बताए थे आपको। पहला केस जब सेम फेज हो, दोनों लिक्विड तो है, दिस इज केस नंबर फर्स्ट ऑफ कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट ने कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर पहले उनको देखिए। केस फर्स्ट क्या था? सेम फेज, और सेम फेज का ही क्वेश्चन है ये, सो वेरी इजी क्वेश्चन। अब सेम फेज में फार्मूला क्या था? डेल Q1 प्लस डेल Q2 इक्वल्स टू 0। अब डेल Q1 कितना होगा? mc फाइनल टेम्परेचर माइनस में फर्स्ट का टेम्परेचर कितना है लिक्विड का? T1। क्योंकि देखो dq कितना होता है? mc dt। तो लार्ज चेंज कितना आएगा? mc फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर प्लस में mc Tf माइनस में T2 इक्वल्स टू 0। देखिए स्टूडेंट मैंने ये बताया था कि दोनों लिक्विड का मास सेम है और स्पेसिफिक हीट भी सेम है। अदरवाइज इसका मास m1 होता तो m1 पुट करता, उसकी स्पेसिफिक हीट पुट करता। इसका मास डिफरेंट होता है, उसकी स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होती है, डिफरेंट वैल्यूज पुट करता। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से Tf कितना आया? T1 प्लस में T2 ओवर 2। तो पुट कर देंगे फॉर्मूले में। क्या आएगा? डेल्टा एस सिस्टम इक्वल्स टू 2mc नेचुरल लॉग ऑफ T1 प्लस T2 ओवर 2 इंटू में अंडर रूट T1 T2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो आने वाले टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम्स में पूछा भी गया है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट अब जो प्रॉब्लम करवा रहा हूं वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है पर है सेम। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट क्या पूछा है? गिवन क्या क्या है कि 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद हीट रिजर्वायर। हीट रिजर्वायर के कॉन्टेक्ट में लेके आए हैं इसको। तो जो भी क्वेश्चन होंगे हीट रिजर्वायर के संबंधित क्वेश्चन, उसमें एक स्टेप डिफरेंट होगा, बाकी सब सेम रहेगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। और हीट रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। और थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड आफ्टर सम टाइम। तो क्या पूछा अपने को? एंट्रोपी चेंज ऑफ वाटर निकालो, एंट्रोपी चेंज ऑफ रिजर्वायर निकालो और एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स निकालो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने इसको मान लिया ये सिस्टम है मेरा, मैंने इसको सराउंडिंग मान लिया है, दिस इज सराउंडिंग, ठीक है भाई, राइट। अब देखिए स्टूडेंट बात ये है कि हीट किधर से किधर फ्लो हो रही है? हीट हाई टेम्परेचर से अपने आप लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी। तो ये हीट को रिजेक्ट कर रहा है, सो डेफिनेटली इसकी एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। ये हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है, सो एंट्रोपी वाटर इंक्रीजेस। परंतु मेन बात यह है कि थर्मल इक्विलिब्रियम रीच होने का मीनिंग क्या है? उससे पहले रिजर्वायर का पता होना चाहिए आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्वायर? सो रिजर्वायर ऐसा सब्सटेंस है जिसकी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है। इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, इट मीन्स इट कैन प्रोवाइड एनी अमाउंट ऑफ हीट विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। कहने का मीनिंग
ये हीट जरूर प्रोवाइड करेगा पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा विदाउट चेंज ऑफ ए टेम्परेचर। कहने का मीनिंग अब दोनों जब कांटेक्ट में आए हैं एक दूसरे के तो इसका भी टेम्परेचर कुछ समय के बाद 100 का 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, परंतु इसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मीनिंग इसका टेम्परेचर अब 0 था, कुछ देर के बाद में 100 हो जाएगा, तो क्या होगा, लार्ज चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि चेंज कैसा है 0 से 100 का है। अब देखिए ये लॉस तो कर रहा है हीट को, परंतु टेम्परेचर तो थोड़ी ना डिक्रीज हुआ। इट मीन्स चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हीट रिजर्वायर इज स्मॉल चेंज। कहने का मीनिंग इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, तो दिस चेंज इज स्मॉल चेंज। ओके, अब फॉर फर्स्ट पॉइंट है फॉर वाटर। अब देखिए लार्ज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, MC नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल टेम्परेचर ओवर इनिशियल टेम्परेचर। ओके, अब इसका मास भी गिवन है 1 किलोग्राम, तो ग्राम में चेंज करूंगा 10⁻³ ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है 1 कैलोरी पर केल्विन पर डिग्री सेल्सियस, तो 1 से मल्टीप्लाई करवा दिए। नेचुरल लॉग ऑफ टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में चेंज करो, कितना पहले 0 था अब 100 हो गया, फाइनल कितना है 373 केल्विन, अब इनिशियल कितना है 273 केल्विन, और आंसर कितना आएगा आफ्टर सॉल्विंग द आंसर विल बिकम्स, ये आंसर सोल्व करने के बाद आया 1304 जूल पर केल्विन। दिस इज जूल पर केल्विन। कैलोरी को हम जूल में चेंज कर लेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया था कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू आइदर 4.18 जूल या पे डायरेक्ट 4.2 जूल के अप्रोक्सीमेट रिजल्ट पुट कर सकते हो, ठीक है ना। नाउ बी पार्ट क्या है, और देखिए स्टूडेंट दिस इज पॉजिटिव, इट मीन्स एंट्रोपी ऑफ वाटर इंक्रीजेस। ओके, नाउ फॉर रिजर्वायर, अब देखिए अब हमें पता है ds कितना होता है dq/t, स्मॉल चेंज के लिए कोई इंटीग्रेशन नहीं करना होता हमें। अब ये क्या होगा mc dt/t, m कितना है मास ऑफ वाटर, सी पुट कर देंगे उसका, dt कितना होगा ये देखिए फाइनल टेम्परेचर माइनस में इनिशियल टेम्परेचर ओवर t, पर साइन में लेके चल रहा हूं नेगेटिव, क्योंकि हीट कहां से कहां फ्लो हो रही है, रिजर्वायर से वाटर की तरफ हीट फ्लो हो रही है। सो इसका जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज करेगा। एंट्रोपी ऑफ दिस हीट रिजर्वायर डिक्रीजेस एंड एंट्रोपी ऑफ वाटर इंक्रीजेस, और एंट्रोपी अगर डिक्रीज करे साइन कैसा आएगा नेगेटिव, और एंट्रोपी अगर इंक्रीज करे साइन आएगा पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट, नाउ मास पुट करेंगे, सी पुट करेंगे, फाइनल टेम्परेचर कितना है, फाइनल 100 होना है और इनिशियल कितना है 0, लेकिन नीचे क्या पुट करेंगे टेम्परेचर ऑफ दैट रिजर्वायर 100 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला में क्या पुट करेंगे m × c 373 माइनस में 273 अपॉन में 373 केल्विन, ठीक है स्टूडेंट। तो आंसर कितना निकल के आएगा अपना, ये सोल्व किया अपना आंसर आएगा -1121 जूल पर केल्विन। ओके, ये किसकी तरह काम कर रहा था वाटर सिस्टम, ये कौन था सराउंडिंग, दोनों को मिलकर क्या बनेगा यूनिवर्स। सो टोटल चेंज इन एंट्रोपी कितना आया, वो आया 1304 प्लस 1121 माइनस का है, तो ये ओवरऑल साइन क्या आएगा पॉजिटिव, और वास्तव में ऐसे प्रोसेस कैसे होते हैं इरिवर्सिबल। तो ओवरऑल चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज पॉजिटिव, इट मींस दैट प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। इफ overall change in entropy of universe is 0, it means that process is reversible. Okay, and change in entropy is negative, it means that process is not physically possible. ठीक है ना स्टूडेंट, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अब मेरे पास 2 TS साइकिल हैं और दोनों कार्बन साइकिल हैं। दिस इज आल्सो कार्बन साइकिल, दिस इज आल्सो कार्बन साइकिल। ओके, तो एक साइकिल इस प्रकार की है, ठीक है ना। दिस इज T1, this is T2, this is S1,
दिस इज S2। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट साइकिल जो है वो गिवन है इस प्रकार की है, दिस इज T2, दिस इज T1, दिस इज S1, दिस इज S2। ओके, और जब दोनों कार्बन साइकिल हो तो एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिस इज साइकिल A, दिस इज साइकिल B, सो एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल इज eta A एंड एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल इज eta B। फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, वर्क डन बाय द सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस कौन में, हीट टेकन, हीट टेकन। अब देखिए स्टूडेंट, इस स्केल पे टेम्परेचर और इस स्केल पे एंट्रोपी, और दोनों की प्रोडक्ट होती है, उसकी यूनिट होती है जूल। ओके, अब एंट्रोपी की, अब देखिए सॉरी, टेम्परेचर इनटू में एंट्रोपी की जो यूनिट आएगी वो जूल आएगी। ओके, अब जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की भी होती है और जूल हीट की भी होती है। तो कहने का मीनिंग, कोई भी क्वेश्चन कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी से संबंधित क्वेश्चन हो तो क्या कहेंगे हम, जो एफिशिएंसी निकालेंगे वो क्या होगी, ऑलवेज वर्क डन कैसे निकालेंगे, एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल, एरिया इनक्लोज्ड बाय साइकिल अपॉन में टोटल एरिया, टोटल एरिया का मीनिंग एरिया इनक्लोज्ड बाय साइकिल अपॉन में एरिया अंडर द साइकिल, एरिया इनक्लोज्ड बाय साइकिल प्लस में एरिया अंडर साइकिल, एरिया अंडर साइकिल। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ए के लिए बात करते हैं, इसके लिए अब ये क्या है, कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, वर्क डन इक्वल्स टू एरिया इनक्लोज्ड बाय साइकिल 1/2 बेस, बेस कौन है अपना, ये बेस क्या है, ये बेस अपना है, ठीक है ना। तो S2 माइनस में S1 1/2 बेस इंटू में हाइट, हाइट कितनी है T2 माइनस में T1 डिवाइड बाई एरिया इनक्लोज्ड बाय साइकिल सेम 1/2 S2 माइनस S1 T2 माइनस में T1। ओके, पर उसमें एरिया अंडर द साइकिल। अब देखिए ये कितना है 0, अभी कोई रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी आई T1 इंटू में ब्रेथ कितनी है S2 माइनस में S1। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये पर आंसर आ गया। अब S2 माइनस S1 कॉमन आ गया, तो क्या फॉर्मूला बन गया अभी 1/2 T2 माइनस में T1 ओवर 1/2 T2 माइनस में T1 प्लस में T1, इसको सोल्व आउट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार एरिया इनक्लोज्ड बाय साइकिल, इसका एरिया कितना आएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। अब बी के लिए क्या आएगा, इसका तो सोल्व कर लेंगे अब सिमिलरली फॉर बी, बी का ऊपर लिख रहा हूं मैं, फॉर बी क्या आएगा फॉर्मूले में, eta b इक्वल्स टू एरिया इनक्लोज्ड बाय साइकिल, क्या आएगा 1/2, क्योंकि ट्राइंगल है, बेस कितना है आपके पास में S2 माइनस S1 इंटू हाइट कितनी है T2 माइनस T1 अपॉन में एरिया इनक्लोज्ड बाय साइकिल अपॉन में एरिया अंडर द साइकिल। अब ये पूरा आ गया अपने पास में, यहां से यहां तक का पूरा। अब पूरा क्या है ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी आई यहां से यहां तक T2 माइनस 0, ब्रेथ कितनी है S2 माइनस में S1। इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट जब भी ST डायग्राम की बात करें या TS डायग्राम की बात करें तो आप इस फॉर्मूले को राइट डाउन कर लो, तो एफिशिएंसी हम ऑलवेज इस प्रकार निकालेंगे। ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में एंट्रोपी की और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। 3 वीडियो के अंदर हम थर्मोडायनामिक्स को कंप्लीट करेंगे, 3 और 4 वीडियोस के अंदर। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।